लोगों ने मेरी राह में पत्थर फेंके बेहिसाब, मैंने उन्हीं को चुन चुन के मकाम बना लिया। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आधुनिक काल में कला का विकास। और आज आपके लिए एक खुशखबरी यह है, कक्षा 8 का 28वां अध्याय है, यानी कि कक्षा 8 की पुस्तक भी अपने फैक्ट टू फैक्ट रूप में कंप्लीट हो गई। तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों के सभी पाठों के फैक्ट टू फैक्ट श्रेष्ठ तरीके से संकलन किया गया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, जहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो शामिल किया है। आधुनिक काल में कला का विकास। सबसे पहले बात करेंगे स्थापत्य कला की, जो थोड़ा बहुत लघु रूप में इस अध्याय में दिया गया है। तो औपनिवेशिक काल में भारत में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए निम्न स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। अब जो औपनिवेशिक काल में सार्वजनिक भवनों हेतु निर्माण के लिए जो शैलियाँ प्रयोग की गई, उनमें देखिए पहली है नवशास्त्रीय शैली। तो भवन निर्माण की इस शैली को नियो क्लासिकल शैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सवाल बन सकता है, नवशास्त्रीय शैली को क्या कहा जाता है? नियो क्लासिकल शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम के भवन निर्माण शैली से निकली थी। कहाँ से? प्राचीन रोम के भवन निर्माण शैली से। और इसे यूरोपियन पुनर्जागरण के दौरान लोकप्रिय किया गया था। इस समय ये लोकप्रिय हुई थी। 1833, ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से फैक्ट। 1833 ईस्वी में इस स्थापत्य शैली से मुंबई के टाउन हॉल का निर्माण किया गया। मुंबई का जो टाउन हॉल है वो इस शैली से बना हुआ है। नवशास्त्रीय शैली या यूं कहें नियो क्लासिकल शैली से ही बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है नव गोथिक शैली। नव गोथिक शैली, इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता पूछी जा सकती है। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा है जो इसकी विशेषता है। अब इसका अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए कि मुंबई में सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय की जो इमारतें हैं वो इस शैली में बनाई गई है। मुंबई के अंदर जो सचिवालय है, विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय, उसकी सभी इमारतें किस शैली से बनी है? नव गौथिक शैली से बनी हुई है साहब। अगर इस शैली का निर्माण की हमको एक बड़ा उदाहरण देखें तो इस शैली में निर्मित इमारत का सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था किसी ज़माने में। इसके बाद में हम बात करेंगे इंडो सार सैनिक शैली या इंडो सर सैनिक शैली। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली का विकास हुआ जो भारतीय एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण थी। भारतीय और ईरानी शैलियों का मिश्रण थी। कौन सी? इंडो सार सैनिक शैली। अब आगे डिफाइन किया गया है कि जो इंडो शब्द है इसमें ये हिंद का संक्षिप्त रूप था, जबकि सरसैन या सारसैन शब्द जो है वो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप के लोग थे वो मुसलमानों को संबोधित करने के लिए उपयोग में लेते थे। तो इंडो हिंद के लिए और सरसैन जो मुसलमानों के लिए प्रयोग में लेते थे यूरोप वाले लोग। तो ये भारतीय और ईरानी शैलियों का मिश्रण रही है इंडो सारसैनिक शैली। और शब्द को पूछे तो इस तरीके से आप बता देंगे। आगे देखिए 1911 में, यहाँ से ये अलग फैक्ट है, 1911 में ब्रिटेन के राजा कौन? जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो कि परंपरागत गुजराती शैली में किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस में किया गया? परंपरागत गुजराती शैली में। चित्रकला की ओर बढ़ते हैं हम अब। तो 18वीं सदी में यूरोप के बहुत सारे कलाकार अपने अंग्रेज व्यापारियों के साथ और शासकों के साथ भारत में आए, तो वहाँ की जो अपनी कला चित्रकारी उसको भी यहाँ पर लेकर आए। तो यूरोपीय, यहाँ से सवाल बन सकता है, जो यूरोपीय कलाकार थे अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। तो पूछा जा सकता है यूरोपीय कलाकार अपने साथ किसका विचार लेके आए थे? तो अलग अलग वाद दे सकते हैं, उसमें एक यथार्थवाद होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आँखों से जिन चीज़ों को गौर से
देख लिए या देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। जिस चीज़ को गौर से एक बार देख लिया उसको एज इट इज़ यथावत चित्रित करना चाहिए, यानी कि कलाकार जो बनाएंगे वही असली है, असली और जीवंत है, जो दिखना चाहिए। यही यथार्थवाद है। और यूरोपीय कलाकार तेल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। तेल चित्रों की तकनीक कौन लाए थे अपने साथ? यूरोपीय कलाकार। पूछा जा सकता है। एक अपने यहाँ के कलाकार हुए चित्रकार राजा रवि वर्मा की कला। राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा जो है भारत के सर्वाधिक महान चित्रकारों में से एक थे और इन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। किसने? राजा रवि वर्मा ने। इन्होंने भी तेल चित्रकारी और यथार्थ जीवन पर अध्ययन की पश्चिम में कला पर महारत हासिल की थी। पश्चिम में कला पर महारत हासिल की थी, तेल चित्रकारी और यथार्थ जीवन पर। किंतु इन्होंने भारतीय पुराणों के चित्र बनाए, उसमें महारत हासिल कर ली, लेकिन चित्र किसके बनाए? भारतीय पुराणों के। इन्होंने रामायण, महाभारत, महाकाव्य पर आधारित चित्रकलाओं के राष्ट्रव्यापी पहचान प्राप्त हुई इनको। इनके चित्र बने और राष्ट्रव्यापी पहचान इनको प्राप्त हुई। आगे हम बात करें, और इनको ये यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, इन्हें उत्कृष्ट और जीवन चित्रकला के कारण इनको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। कुछ लोक चित्रकारियाँ हैं जो इसमें एक दो ही दी गई है। मधुबनी चित्रकला, तो परंपरागत रूप से मधुबनी शहर जो है उसके आसपास ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है, जो मधुबनी चित्रकला कहलाती है या मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और मधुबनी शहर के आसपास। दूसरा है पट्टचित्र, ये भी लोक चित्रकला है एक। पट्टचित्र उड़ीसा के पारंपरिक चित्रकार जिसे पट्टचित्र भी कहा जाता है। ये उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है जिसको पट्टचित्र भी कहा जाता है। तो जय हिंद। ये था अपना 28वां अध्याय। इसी के साथ अपनी कक्षा 8 की पुस्तक भी समाप्त हुई। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दें, सभी मित्रों को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे।